क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। इन अ गिवन यू ट्यूब ओपन एट वन एंड, ये एक यू शेप का ट्यूब है जो इस साइड में क्लोज्ड है, इस साइड में ओपन है। फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन P एंड P नॉट D2, इसकी डेंसिटी गिवन है 2 × 13.6 और इस लिक्विड जो यहाँ से यहाँ तक फिल्ड है इसकी डेंसिटी गिवन है 13.6 करते हुए। अब यहाँ पे हम क्या बात करने जा रहे हैं, सेम हाइट पे आपका प्रेशर जो होगा वो सेम होगा सेम फ्लूइड में, हाइड्रोस्टैटिक है, मतलब इस पॉइंट पे इस लिक्विड के आते हुए और इस पॉइंट पे इस लिक्विड से आते हुए दोनों का प्रेशर सेम। तो यहाँ पे अगर प्रेशर P है लेट्स से, और यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं कह दूं, सपोज करिए ये डिस्टेंस मेरा कितना हो गया, लेट्स से h हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर P प्रेशर है, h हाइट नीचे आएंगे इस D1 लिक्विड में, तो इस साइड में प्रेशर हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको मैं P है ना यहाँ से आते हुए कह देता हूँ, तो ये हो गया PA। तो यहाँ पे आप PA की वैल्यू निकालने जाएं तो यहाँ से मेरा PA की वैल्यू लिखी जा सकती है, PA इज इक्वल टू P प्लस, ये D1 लिक्विड में आ रहा हूँ, H हाइट नीचे, तो P प्लस D1 इंटू G इंटू H, है ना, रो GH करके होता है। अब यहाँ पे बात हो रही है, ये 26 दिया हुआ है तो ये भी आपका 26 हो जाएगा, 26 सेंटीमीटर। तो 26 सेंटीमीटर तो आप आएंगे D1 लिक्विड वाली में, फिर D1 में ही H हाइट आएंगे और D2 लिक्विड में 25 आएंगे। तो अगर यहाँ प्रेशर P नॉट है तो यहाँ से नीचे तक सेम लिक्विड में आता हूँ, तो इस पॉइंट पे प्रेशर P भी सेम लिक्विड में सेम हाइट पे प्रेशर सेम होना चाहिए। तो इस PB को आप लिख सकते हैं PB इज इक्वल टू P नॉट, फिर मेरा बनने आएगा प्लस D2G इंटू ये 25 सेंटीमीटर, तो ये बना हुआ है आपका D2G इंटू 25 सेंटीमीटर को मीटर में ले गया ना बाय 100, और ये H मेरा मीटर में है सपोज, प्लस हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आप आए हैं तो ये बना हुआ है D1G और इसमें कितना हाइट है 26 सेंटीमीटर, तो इसे मीटर में ले जाइए प्लस H करते हुए। अब ये दोनों प्रेशर जो PA और PB प्रेशर है दोनों की वैल्यू बराबर है, मुझे P और P नॉट में रिलेशन बताना है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ देयरफॉर PA इज इक्वल टू PB करके अगर बोला जाए, चलिए तो PA की वैल्यू है मेरे पास इज इक्वल टू P प्लस D1G इंटू H इज इक्वल टू PB है मेरे पास P नॉट प्लस D1 ना D2 इंटू G 25/100 करके आएगा, तो ये हो गया 25/100, फिर प्लस ये है मेरा D1 इंटू G वाला रिलेशन, तो D1 इंटू G फिर है मेरा 26/100 प्लस H करके आया ना, 26/100 प्लस H। अब यहाँ देख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में D1GH, राइट हैंड साइड में D1GH एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, तो मेरा रिलेशन हो गया P इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में बना हुआ है P नॉट, फिर आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप G ये 10 नीचे से कैंसिल करेगा तो ये निकल के आएगा मेरा प्लस, मैं इसे लिख सकता हूँ D2 इंटू ना, ये हो गया 100 काटते हुए 25/10, फिर प्लस यहाँ पे ये 10 को काटेगा तो D1 इंटू 26 बाय क्या लिख दिया मैंने 10। इस P और P नॉट में एक रिलेशन बताना है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो P माइनस P नॉट इज इक्वल टू, अब D2 और D1 की वैल्यू लिखी जाए तो D2 है मेरे पास 2 इंटू 13.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। चलिए अब सब कुछ SI में बोल रहा हूँ, तो इसे केजी में ले जाने के लिए आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1000 से, तो इंटू 10⁻3, फिर यहाँ पे बना हुआ है 25/10 प्लस, उसी तरह से ये जो D1 है, ये D1 है 13.6, इसे भी केजी में ले जाना है, 10⁻3 से मल्टीप्लाई किया इंटू 26 बाय क्या निकल के आया मेरे पास 10। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो कॉमन निकालने की बात हो तो यहाँ पे P माइनस P नॉट निकल के कैलकुलेशन बचा हुआ है, तो 13.6 इंटू 100 ये तो बाहर आ गया, 13.6 इंटू 100 बाहर आ गया, यहाँ बचा 2 इंटू 25 इज 50, और यहाँ पे बचेगा 13.6 इंटू 100 बाहर आ गया, यहाँ बचेगा प्लस 26 करके,
तो ये आ गया मेरा P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 13.6 इंटू 100 इंटू 76। अब इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ना, तो मल्टीप्लाई करके ये फाइनल जो होगा ये हम कह सकते हैं कि ये 13.6 इंटू 100 इंटू जो मेरे पास 76 लिखा हुआ है, उसको आप क्या बोल सकते हो, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करूं है ना, तो जो पी नॉट है ना, जैसे हम बात करें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हमने मरकरी बैरोमीटर में बोला था कि मरकरी की आपकी डेंसिटी कितनी होती है ना, मरकरी की डेंसिटी होती है 13.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर पर, अगर उसे है ना केजी में ले जाया जाए तो ये आ गया इंटू 1000। जी की वैल्यू कितनी होती है 10 और H की वैल्यू अगर मरकरी बैरोमीटर बोला जाए तो 76 सेंटीमीटर, ये बन क्या है 76/100। तो यहाँ पे आप इसे लिख सकते हो इज इक्वल टू, देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये इसे कैंसिल करते हुए ये आया 13.6 इंटू 100 ना, यहाँ एक जीरो होगा, इसे 100 से कैंसिल होगा, इंटू 76। तो मैं ये बोल सकता हूँ ये जो मेरे पास लिखा हुआ है 13.6 इंटू 100 इंटू 76, वो और कुछ नहीं, वो क्या लिखा हुआ है पी नॉट। तो यहाँ से P इज इक्वल टू, मेरा रिलेशन आ गया 2P नॉट। मुझे क्या करना था, मुझे इस P और P नॉट में एक रिलेशन बताना था। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि P जो है यहाँ पे गैस का प्रेशर वो 2 टाइम्स P नॉट के बराबर है। मैं यहाँ 13.676 जैसे देखूंगा तो मुझे ये याद आएगा मरकरी बैरोमीटर वाला रिजल्ट। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले, ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन 2.5 meter per second square, then the acute angle between vertical and the surface at the liquid in equilibrium show that liquid is at rest with respect to truck। ये assume बोला गया है। अब यहाँ पे क्या बोला है, ये जो ट्रक है, ये ट्रक आपका एक्सिलरेट कर रहा है with an acceleration of 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे बोला है इस कंटेनर में जो लिक्विड रखा हुआ है वो लिक्विड है ना, यहाँ पे जब ये मूव करेगा ट्रक तो इस लिक्विड पे हम बोल सकते हैं सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे। तो पीछे लगेगा, जिसके कारण अगर मैं अब इस कंटेनर में जो लिक्विड रखा हुआ है उसका, अगर ये आपका लिक्विड अनएक्सेलरेटेड है ना, अगर ट्रक में होता तो लिक्विड का जो सरफेस होता वो हॉरिजॉन्टल होता, पर यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे सूडो फोर्स लगने के कारण ये जो सरफेस होगा ये थोड़ा इंक्लाइंड हो जाएगा। अब आपसे कौन सा एंगल पूछा है, फाइंड द एक्यूट एंगल है ना बिटवीन वर्टिकल एंड सरफेस एट द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम। तो वर्टिकल एंड सरफेस, लिक्विड का सरफेस इन इक्विलिब्रियम, ये एंगल थीटा हमसे पूछा गया है। ये एंगल थीटा कितना होगा, तो मैं यहाँ देख सकता हूँ MA सूडो फोर्स मेरा कहाँ लगेगा, पीछे है ना, क्योंकि ये कंटेनर आगे एक्सिलरेट कर रहा है, सूडो पीछे लगेगा। और इस पे ग्रेविटी फोर्स जो mg है वो मेरा कहाँ लगेगा, नीचे। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको सिंपली इस थीटा का यूज करके देखना है। तो अगर मैं यहाँ ट्रायंगल बनाने की बात करूं, चलिए, तो इस ट्रायंगल में मैं बोल सकता हूं मेरा ये एंगल लेट से कितना होगा, तो ये अगर ट्रायंगल बनाऊं तो इस ट्रायंगल में ये तो हो गया mg है ना, अब ये MA है तो ये बेस भी हो जाएगा MA। अब मुझे या तो ये एंगल आ जाए या ये एंगल आ जाए। कैसे आएगा, देखिए ये थीटा है, अब ये दोनों लाइन से एक दूसरे के पैरेलल, तो ये एंगल क्या हो गया, थीटा। अब ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये ऑटोमेटिकली कितना आ गया, थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर दिखाया गया है, मतलब ये एंगल हो गया अपना थीटा करते हुए। अब इस ट्रायंगल से आप लिखिए tan थीटा ना, चाहे tan थीटा, cos थीटा, sin थीटा, कुछ भी लिखिए। तो tan थीटा लिख रहा हूं मैं, ये निकल के आया मेरा mg डिवाइडेड बाय क्या लिख सकता हूं, ma। मास तो कोई मतलब नहीं है। अब g की वैल्यू कितनी होती है 10, a कितना दिया हुआ है 2.5, यहां से tan थीटा मेरा कितना आ गया 4, tan थीटा आया 4 ना, तो tan थीटा 4 कौन सा ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है, tan थीटा इक्वल टू 4 ऑप्शन सी दिख रहा है। अब tan थीटा अगर 4 है तो यहाँ पे ट्रायंगल फिर से बनाया जाए तो tan थीटा अगर 4 है, मतलब परपेंडिकुलर 4 बेस है ना 1 हो गया, तो हाइपोटेन्यूज 16 प्लस 1 17 रूट अंडर 17। अब यहाँ से आप sin थीटा अगर लिखने की कोशिश करोगे तो sin थीटा आएगा 4 बाय रूट अंडर 70,
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो 4/√17 sin थीटा, ये भी सही है। ये नहीं कि एक आंसर आ गया तो वहीं रख गए ना। अब इसी ट्रायंगल से आप cos थीटा निकालिए, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज व्हिच इज 1/√17, देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी भी सही हो गया, डी तो हो ही नहीं सकता। ए बी सी तीनों ऑप्शन सही। आपको ये चेक करना था कौन सा एंगल पूछा है, तो यहाँ साफ साफ बोला गया है एंगल बिटवीन वर्टिकल एंड सरफेस, है ना, एट द लिक्विड। जब वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो सूडो फोर्स लग के वो इक्विलिब्रियम में आएगा। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 16 का डिस्कशन। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। सेम क्वेश्चन है, सब कुछ कंडीशन सेम है। अब इसमें बस हमसे बात करना है प्रेशर एट पॉइंट्स ए बी एंड सी। अभी हमने देखा ये जो लिक्विड है जब एक्सिलरेट होगा तो ये लिक्विड पे सूडो फोर्स लगने के कारण ये लिक्विड यहाँ पे ये एंगल जो हमने दिखाया ये थीटा एंगल, इस थीटा एंगल के बात की हमने tan थीटा कितना निकल के आया मेरा 4, tan थीटा 4 मतलब sin थीटा cos थीटा भी आप बात कर सकते हो। अब हमारे पास ये थीटा एंगल आ गया, ये हमें पता चल गया ये जो लिक्विड होगा ये लिक्विड आपका कुछ एंगल पे इंक्लाइंड होगा। अब यहाँ पे ये चार ऑप्शन है, क्या इन तीनों पॉइंट्स पे ए बी सी पे प्रेशर सेम होगा या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, या नन ऑफ दीज हमें बात करना है। तो पास्कल लॉ क्या कहता है, अनएक्सिलरेटेड लिक्विड्स में सेम हाइट पे सेम प्रेशर होता है। अनएक्सिलरेटेड, मूविंग लिक्विड नहीं बोला गया, अनएक्सिलरेटेड लिक्विड बोला गया है। अगर लिक्विड मूव भी करता, एक ऐसा ट्रक होता ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता, एक्सिलरेशन 0 होता, तब भी ए बी सी पे प्रेशर सेम हो जाता। पर अगर एक्सिलरेट कर रहा है तब बोलेंगे ए बी सी पे प्रेशर सेम नहीं होगा। कहां पे प्रेशर सबसे ज्यादा होगा उसकी अगर मैं बात करूं तो ये मेरा पॉइंट बना हुआ है ए, ये पॉइंट बना हुआ है बी, ये पॉइंट बना हुआ है सी। तो अगर ये आपका अगर एक्सिलरेट कर रहा है तो उस केस में अगर हम ए बी सी पे बात करें तो यहाँ पे ये सब तो एटमॉस्फेयर है ना, ये भी आपका प्रेशर है ना, कितना होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, और यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा मेरा पी नॉट। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है h1, तो आप बोल सकते हो कि ए पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा पी नॉट प्लस लिक्विड का डेंसिटी रो जी इंटू h1। वैसे ही यहाँ पे अगर मैं देखूं बी पे, तो बी पे कितनी हाइट दिख रही है h2, तो यहाँ से आप बोल सकते हो बी पे जो प्रेशर होगा वो हो गया पी नॉट प्लस रो जी इंटू h2। एंड सिमिलर वे में यहाँ पे आपका हाइट दिख रहा है h3, वर्टिकल हाइट हमें बात करनी है, तो सी पॉइंट पे प्रेशर हो गया मेरा पी नॉट प्लस रो जी इंटू h3। अब मैं देख पा रहा हूं क्योंकि h1 h2 से बड़ा है और h2 h3 से बड़ा है, ये p नॉट तो सब में सेम, रो जी सब में सेम, तो प्रेशर डायरेक्टली हाइट के प्रोपोर्शनल है। मतलब हम बोल सकते हैं a पे जो प्रेशर होगा वो b से बड़ा और b पे जो प्रेशर है वो मेरा c प्रेशर से बड़ा, मतलब सबसे ज्यादा a पे प्रेशर होगा, फिर b पे, फिर c पे। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया मेरा b। तो ये है क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक का आप स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 17 पे फिर से सेम सेटअप है। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, देन 3 डिफरेंट पॉइंट्स अबव ए बी सी ऑफ एन एक्सिलरेटेड लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम कॉल्ड ए डैश बी डैश सी डैश, देन प्रेशर एट पॉइंट्स ए डैश बी डैश सी डैश। ये चार ऑप्शन में क्या होगा, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे बोला गया है जब ये लिक्विड जो है वो जब इक्विलिब्रियम में आ जाए ना, तो इक्विलिब्रियम में आने का मतलब सूडो फोर्स लग के हमने ये देखा था, ये एंगल हमारा क्या हो गया था थीटा। तो ये पॉइंट मेरा बना हुआ था ए पॉइंट, ये पॉइंट मेरा था बी पॉइंट और ये पॉइंट था मेरा सी पॉइंट। अब यहाँ बोला है कि इस अनएक्सिलरेटेड है ना, एक्सिलरेटेड जो लिक्विड सरफेस है तो उसमें जब इक्विलिब्रियम हो गया तो 3 डिफरेंट पॉइंट्स ए बी सी जो है वो जस्ट इसके ऊपर है ना, वो यहाँ पे है, ये हो गया ए डैश पॉइंट जस्ट सरफेस पे, ये हो गया बी डैश पॉइंट और ये पॉइंट हो गया मेरा सी डैश पॉइंट। तो ये तीनों पॉइंट पे ना हम क्या बोल सकते हैं, प्रेशर जो होगा वो हमारा क्या होगा इक्वल होगा, और कितना होगा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो तीनों पॉइंट पे प्रेशर बराबर एंड इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर करते हुए, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए करते हुए, है ना। यहाँ पे हम बोल सकते हैं यस जस्ट
लिक्विड सरफेस पे है ना लाई कर रहे हैं, तो कोई हाइट से मतलब नहीं है, रो जी एच कुछ नहीं लिखना, सभी पॉइंट पे आपका प्रेशर जो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक का क्वेश्चन नंबर 18 पे फिर से सेम सेटअप है। यहाँ क्वेश्चन में क्या है, हाईएस्ट प्रेशर एट द पॉइंट इनसाइड द लिक्विड, किन पॉइंट्स में सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, ए पे, सी पे, या फिर प्रेशर एट ए बी सी आर इक्वल एंड हाईएस्ट, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमने देखा ये जब लिक्विड एक्सेलरेट करेगा तो यहाँ पे ए पे प्रेशर जो आया था आपका, वो प्रेशर आया था, अगर ए और सी है ना अगर हम देखें तो यहाँ प्रेशर पी नॉट था, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, और यहाँ पे भी मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट था। तो ए पे जो प्रेशर था हमने पी नॉट प्लस रो जी एच 1 करके बोला था, क्योंकि हाइट इसकी ज्यादा थी, यहाँ पे प्रेशर सबसे ज्यादा, फिर बी पे, फिर मेरा सी पे, सब पे प्रेशर सेम नहीं था क्योंकि एक्सेलरेटेड लिक्विड था। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ए पॉइंट पे जो मेरा प्रेशर था वो मैक्सिमम था। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ 19 पे फिर से सेम सेटअप है, सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, लिखा है स्लोप ऑफ द लाइन ऑन विच प्रेशर इज सेम, कंसिडर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एज एक्स एक्सिस। तो ये लेट से एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है ट्रक। अब यहाँ पे ये क्यों दिया हुआ है, ताकि स्लोप के लिए थीटा जो एंगल होता है वो प्लस एक्स एक्सिस से हमें मेजर करना होता है। तो यहाँ पे बोला गया है उस लाइन का स्लोप बताइए जहाँ पे प्रेशर सेम हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस पॉइंट पे है ना प्रेशर सेम नहीं होता है, तो ऐसी कौन सी लाइन है जिसपे सभी प्रेशर सेम हो, मतलब ये जो हाइट होनी चाहिए वो सभी में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो सेम मतलब हम बोल सकते हैं ये जो लाइन होगी जिसपे प्रेशर सेम होगा वो लाइन इस लाइन के क्या होगी, पैरेलल। तब ये जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस क्या रहेगा, सब में सेम रहेगा। तो हम बोल सकते हैं इस लाइन का स्लोप मुझे देखना है, तो ये अगर एंगल थीटा है तो यहाँ पे ट्रक जो है वो मेरी एक्स एक्सिस, आगे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। इस लाइन का ये जो स्लोप मुझे पता करना है, मतलब ये टोटल एंगल पता करना है, ये एंगल अल्फा कितना होगा। तो ये एंगल अल्फा मैं कैसे निकाल सकता हूं, देखिए ये एंगल अल्फा निकालने के लिए हम बोल सकते हैं अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, एज वेल एज ये थीटा, और ये बना हुआ है 90 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस थीटा, जहां पे tan थीटा 4 निकाला गया है। तो इस लाइन का जहां पे प्रेशर आपका इन सभी पॉइंट्स पे सेम आएगा, ऐसी एक ही नहीं लाइन होगी, बहुत सारी लाइन होगी जो इस लाइन के पैरेलल होगी, तो उस लाइन का जो स्लोप होगा वो स्लोप आप लिख सकते हो tan अल्फा ना, स्लोप मतलब tan अल्फा होता है, और अल्फा की वैल्यू बनी हुई है 90 डिग्री प्लस थीटा करते हुए। तो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, tan 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव माइनस कॉट थीटा, और tan थीटा अगर 4 है तो कॉट थीटा 1/4 दैट इज माइनस 0.25 करते हुए, तो माइनस 1/4 बोल दो या माइनस 0.25 बोल दो, मतलब ऑप्शन बी और डी जो है वो मेरे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 20 पे अ कंक्रीट स्फीयर ऑफ रेडियस r हैज कैविटी ऑफ रेडियस स्मॉल r which is packed with sawdust. Specific gravities of concrete and sawdust are 2.4 and 0.3 for this sphere to float with its entire volume submerged under water. Ratio of mass of concrete to the mass of sawdust will be. तो let's say यहाँ पे क्या बोला गया है, आपको यहाँ बोला है एक स्पेयर है, उस स्पेयर का रेडियस क्या है, कैपिटल R है, और उसमें कैविटी बनी हुई है, वो कैविटी चाहे कॉन्सेंट्रिक हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उस कैविटी का रेडियस है स्मॉल r और उस स्पेयर का रेडियस है आपको कैपिटल R करते हुए। तो ये कंक्रीट है और इस कंक्रीट के अंदर ये जो है सॉडस्ट डाला गया है। तो यहाँ पे बोला गया है जब ये पूरा का पूरा अंदर सबमर्ज्ड है तो इसको अगर फ्लोट करना है, फ्लोट करने का मतलब इसके वेट को कौन बैलेंस करेगा, बायंसी फोर्स बैलेंस करेगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे वेट को बैलेंस करना है बायंसी फोर्स से, और आपसे पूछा गया है रेशियो ऑफ मास ऑफ कंक्रीट टू मास ऑफ सॉडस्ट, कंक्रीट का मास बाय ना सॉडस्ट का मास। अब हमें वो रेडियस की रेशियो की बात करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो वेट में जो वेट आएगा वो कंक्रीट का वेट आएगा प्लस आप लिख सकते हो सॉडस्ट का वेट आएगा। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे देखिए मास का रेशियो पता करना है या वेट का रेशियो
अगर निकाल लिया जाए तो बात एक है, क्योंकि G से G कैंसिल हो जाएगा, तो इस W की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, वेट ऑफ कंक्रीट प्लस वेट ऑफ सॉडस्ट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ बायंसी। अब यहाँ पे हम रेडियस के रेशियो में अगर लेके जाए इसे, डेंसिटी हमें कंक्रीट की डेंसिटी पता है 2.4 है ना, 0.3। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं इस 2.4 और 0.3 के टर्म्स में, तो लेट्स से कंक्रीट की डेंसिटी इनटू यहाँ पे इसका वेट मतलब mg, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, कंक्रीट कितने वॉल्यूम में है इस, है ना, यहाँ पे तो सॉडस्ट है और बचे हुए में आपका कंक्रीट है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं, ये स्पेरिकल है तो 4/3 पाई इनटू पूरे का वॉल्यूम माइनस जो कैविटी बनी हुई उसका वॉल्यूम हटा दिया जाए तो इतने में कंक्रीट है इनटू जी। ये तो हो गया आपका कंक्रीट की बात, है ना, कंक्रीट का वेट प्लस उसी तरह से सॉडस्ट की बात की जाए तो सॉडस्ट इतने वॉल्यूम में है, तो ये बन गया रो सॉडस्ट इनटू यहाँ पे है 4/3 पाई इनटू क्या बना हुआ आपका स्मॉल आर क्यूब इनटू जी। ये हो गया आपका वेट ऑफ सॉडस्ट इज इक्वल टू बायंसी फोर्स। अब बायंसी फोर्स में किसकी डेंसिटी आती है, लिक्विड की डेंसिटी, दैट इज वाटर इनटू 4/3 पाई, और इसने कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया होगा इस पूरे, है ना, बड़े वाले वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, दैट इज पाई आर क्यूब इनटू जी करते हुए। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं 4π/3g 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 कैंसिल हुआ, और यहाँ पे रो सी बाय रो एल, और रो एल मतलब वाटर की डेंसिटी हो जाएगी इनटू 4/3πg कैंसिल हो गया, यहाँ पे आया आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब प्लस उसी तरह से यहाँ से मैं लिख सकता हूँ आपका बन के आया रो एस डिवाइडेड बाय रो डब्ल्यू, लिक्विड यहाँ वाटर है, 4πg/3 कैंसिल हुआ इनटू स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे रो एल गया 4π/3g गया, तो यहाँ बना कैपिटल आर क्यूब। मैं यहाँ पे रेडियस का रेशियो निकाल लूंगा तो उनके मास का रेशियो आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, तो कंक्रीट की रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी मुझे पता है 2.4, तो इसको रख दे, तो ये बन क्या है 2.4 इनटू दिस इज कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब प्लस, वैसे ही यहाँ सॉडस्ट की स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर आप बोल सकते हो रिलेटिव डेंसिटी इज 0.3, फिर यहाँ पे आया आपके पास स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू, ये हो गया मेरा कैपिटल आर क्यूब। अब मुझे यहाँ क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो ये 2.4 आर क्यूब और ये आर क्यूब यहाँ आया, तो ये बन गया आपका 1.4 आर क्यूब करते हुए, और फिर माइनस 2.4 आर क्यूब प्लस 0.3 इज -2.1 आ गया, तो ये हो गया 2.1 स्मॉल आर क्यूब। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, 7 4 जा 7 3 जा 7 2 जा एंड 7 3 जा, तो 2 आर क्यूब इज इक्वल टू, यह आया 3 टाइम्स स्मॉल आर क्यूब। अब ये तो हो गया आपने रेडियस का रेशियो निकाल लिया, है ना, आर क्यूब का रेशियो बात हो गया, पर हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया मास ऑफ कंक्रीट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉडस्ट, इसकी वैल्यू मुझसे पूछी जा रही है। तो मास का रेशियो मतलब आप क्या बोल सकते हो, इससे यहां से बोल सकते हो कंक्रीट की डेंसिटी ना इनटू यहाँ पे कंक्रीट कितने वॉल्यूम में है, तो 4/3 पाई इनटू कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय, उसी तरह से यहाँ से लिखा जा सकता है सॉडस्ट इनटू 4π/3 इनटू स्मॉल आर क्यूब, सॉडस्ट इतने आर क्यूब में प्रेजेंट है। अब इसे रो एल से डिवाइड कर दिया जाए तो ये हो गया आपका कंक्रीट का स्पेसिफिक ग्रेविटी, दैट इज 2.4, 4π/3 कैंसल, यहाँ बना हुआ है आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय, उसी तरह से रो एस को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड किया तो वो स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.3 आया इनटू ये बन गया स्मॉल आर क्यूब करते हुए। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आर क्यूब की जगह ना कैपिटल आर क्यूब की जगह 1.5 स्मॉल आर क्यूब लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कैपिटल आर क्यूब की जगह 1.5 माइनस, है ना, आपका 1 इज 0.5 आर क्यूब हो गया। अब यहाँ पे 0.3 2.4 को 8 से कैंसिल करेगा और नीचे क्या बन जाएगा आपका आर क्यूब करके, तो आर क्यूब को कैंसिल किया और 8 इंटू 0.5 ये आ गया मेरे पास 0.4 करते हुए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 8 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हमें बस क्या करना था, रेडियस
कि रिलेशन निकालना था और उस रिलेशन को यूज करके हमें यहाँ पे मास के रेशियो की बात करनी थी। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक आप 21 पे अ मेटालिक ब्लॉक ऑफ डेंसिटी 5 gram per cubic centimeter and having dimensions 5 centimeter into 5 centimeter into 5 centimeter is weighed in water. Its apparent weight will be। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये जो आपके वाटर की जो डेंसिटी है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, उससे ज्यादा डेंसिटी इस ब्लॉक की है ना, 5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये मतलब ये जो ब्लॉक होगा ये पूरा अंदर सबमर्ज हो जाएगा। तो पूरा अंदर सबमर्ज हो जाएगा तो उस केस में आप क्या बोल सकते हो, उस केस में है ना ये सिंक कर जाएगा तो W और ऊपर लगेगा बायंसी फोर्स। अब यहाँ पूछा है अपेरेंट वेट, तो ये जो अपेरेंट वेट होता है ये मतलब है ना अगर मेजर करने जाए तो अपेरेंट वेट किसके बराबर होता है, टोटल फोर्स दैट इज W माइनस यहाँ पे आप बोल सकते हो FB। तो यहाँ पे वेट कितना हो जाएगा, वेट हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू इसका बॉडी का वॉल्यूम इनटू G माइनस बायंसी फोर्स हो जाएगा रो लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ आपका बॉडी है ना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और वॉल्यूम किसका होगा, पूरा अंदर सबमर्ज्ड हो गया तो पूरा बॉडी का वॉल्यूम इनटू G। तो यहाँ पे VSG तो कॉमन आ गया तो ये बन गया रो S माइनस रो L इंटू VSG करते हुए। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितनी है, सब कुछ SI में हम ले रहे हैं, डायमेंशन भी SI में है और ये भी आपको CGS में गिवन है, डायमेंशन भी CGS में गिवन है, डेंसिटी भी CGS में है। तो यहाँ पे सॉलिड की डेंसिटी 5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, लिक्विड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, वॉल्यूम क्योंकि क्यूब है तो क्यूब है मतलब 5, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये भी CGS में ग्राम करते हुए तो ये आया 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ग्राम फोर्स करते हुए। अब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डाइन में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 4 इंटू 5 इंटू 5 ग्राम फोर्स विच इज ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह क्वेश्चन नंबर 21 का। नंबर 22 पे बात करने, क्यूबिकल ब्लॉक इज फ्लोटिंग इन अ लिक्विड विद हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्स्ड इन द लिक्विड व्हेन होल सिस्टम एक्सेलरेट्स अपवर्ड्स विद एक्सेलरेशन ऑफ g/3 द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड इन द लिक्विड विल बी। तो यहाँ पे बोला गया है लेट्स से ये आपका एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट में यहाँ पे एक कंटेनर रखा हुआ है और सपोज कीजिए यहाँ पे एक बॉडी है, उस बॉडी का ये बोला गया है कि आधा जो वॉल्यूम है वो वाटर के अंदर इमर्स्ड है। अभी ये जो है यहाँ पे ये लिखा है क्यूबिकल ब्लॉक, ये क्यूबिकल ब्लॉक है फ्लोटिंग इन अ लिक्विड, लिक्विड में फ्लोट कर रहा है मतलब वेट को बैलेंस कौन कर रहा है, आपका बायंसी फोर्स। दैट इज हम लिख सकते हैं वेट को बैलेंस कर रहा है यहाँ पे बायंसी फोर्स। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वेट इज इक्वल टू बायंसी फोर्स और वेट मतलब इसका डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू G और बायंसी फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और कितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है आधा इनटू ये हो गया G। तो VSG से VSG कैंसल, डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो है वो लिक्विड की डेंसिटी से क्या हो गई मेरी, हाफ हो गई। यहां से ये रिलेशन आया। अब यहां बोला है कि व्हेन होल सिस्टम एक्सेलरेट्स अपवर्ड्स, कहने का मतलब अगर सपोज अभी तो ये रेस्ट पे था, अगर ये सिचुएशन आ जाए जब ये पूरी जो लिफ्ट है वो ऊपर एक्सेलरेट कर रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ क्या बोल सकते हैं g/3 द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड इन लिक्विड, है ना। तो यहाँ पे कितना वॉल्यूम अंदर इमर्स्ड होगा ये हमें बात करना है ना। तो यहाँ पे VD की वैल्यू बतानी है। अभी भी ये फ्लोटिंग सिचुएशन बात हो रही है, मतलब यहाँ पे भी आप क्या बोलोगे, अब इसके वेट को कौन बैलेंस करने जाएगा, बायंसी। अब जो नया वेट होगा W डैश, यहाँ पे W डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी और FB डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी लिखी जाए तो W डैश को आपका FB डैश बैलेंस करने की बात हो रही है। तो W डैश मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू इफेक्टिव ग्रेविटी की बात करूं तो G तो लग रहा था, g/3 भी लगेगा। तो इस केस में जो इफेक्टिव G हो जाएगा वो G प्लस g/3 सूडो फोर्स लगाते हुए, तो ये आया मेरा 4g/3 करते हुए।
तो यहाँ पे आ गया आपका 4g/3 इज इक्वल टू बायंसी फोर्स हो जाएगा रो लिक्विड, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ वही हमें पता करना है, इनटू यहाँ पे इफेक्टिव g की वैल्यू हो गई 4g/3, तो 4g/3 कैंसिल, और डेंसिटी ऑफ सॉलिड मेरी डेंसिटी ऑफ लिक्विड के बराबर है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं लिक्विड की डेंसिटी हाफ इंटू वीएस इज इक्वल टू, है ना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वीडी। तो यहां से मैं क्या देख पा रहा हूं, रोएल से रोएल कैंसिल हुआ, वीडी इज इक्वल टू क्या आया, हाफ ऑफ वॉल्यूम, मतलब कितना फ्रैक्शन अंदर सबमर्ज हुआ, जितना पहले था हाफ, मतलब यहाँ पे अगर ये एक्सेलरेट भी कर रहा है तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं नीचे भी उतना ही जी बढ़ा जितना ये बायंसी में जी बढ़ा, तो जी पे तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये तो कैंसिल हो जा रहा है, देयरफॉर वॉल्यूम इमर्स्ड जो होगा वो सेम रहेगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले यहाँ क्वेश्चन नंबर 23 पे बात करने, अ सिल्वर इनगट weighing 2.1 kg is held by a string so as to be completely immersed in a liquid of relative density 0.8. Relative density of silver is 10.5. Tension in the string in kg weight is, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, लेट्स से ये रस्सी है, यहाँ पे एक सिल्वर इनगट है जिससे आपने कंप्लीटली लिक्विड के अंदर इमर्स किया हुआ है। अब पूछा गया इसका रस्सी का टेंशन बताना है, रस्सी में कितना टेंशन होगा ये हमें बात करनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये टेंशन किसके बराबर लिख सकते हैं, W नीचे लगेगा और लिक्विड के कारण ऊपर क्या लगेगा, मेरा बायंसी फोर्स लगेगा, तो केजी वेट में हमें बात करना है, तो टेंशन प्लस ऊपर की तरफ लगता हुआ बायंसी फोर्स इज इक्वल टू मेरा वन क्या आया, वेट ऑफ द, है ना, बॉडी। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे मास दिया हुआ है 2.1 kg, तो मास 2.1 kg मतलब यहाँ पे जो वेट आया mg किया जाए तो g यहाँ पे 10 हो गया, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो 2.1 इंटू 10 इज 21 न्यूटन, तो ये w की वैल्यू 21 न्यूटन हो गई, तो w माइनस fb। अब मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ ये तो 21 हो गया, अब ये बायंसी फोर्स निकालने के लिए यहाँ पे एक चीज दे रखी है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर दिया हुआ है 10.5 और लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है। अब ये पूरा का पूरा अंदर इमर्स्ड है तो मुझे वॉल्यूम नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे बायंसी फोर्स में लिक्विड की डेंसिटी इनटू वॉल्यूम पूरा बॉडी का चाहिए इनटू जी करते हुए। अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, ये जो आपका 21 लिखा हुआ है W वो आपका होता है रो एस इंटू वी एस इंटू जी, तो ये वेट 21 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ जो सॉलिड है सिल्वर है वो है 10.5, है ना, और 10.5 इनटू यहाँ पे बोल सकते हो SI में ले जाते हुए, है ना, तो वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर क्यूबिक मीटर इंटू VS इंटू जी, तो यहाँ से मेरा VS G की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 10.5 इंटू 10 पावर 3 विच इज 10.5, ऊपर 2 से कैंसिल किया तो 2/1000 ये आ गया VS इंटू जी की वैल्यू। और लिक्विड की डेंसिटी है 0.8, इसको भी आप SI में कन्वर्ट कर दें तो ये है लिक्विड की डेंसिटी 0.8 इंटू 1000 और VSG की वैल्यू निकली है मेरी 2/1000, तो 1000 से आपका 1000 कैंसिल हो गया और यहाँ पे मेरा टेंशन की वैल्यू आ गई 21 माइनस 2 इंटू 0.8 इज मेरा 1.6, तो यहां से आप बोल सकते हो T इज इक्वल टू 21 माइनस 16, ये हो जाएगा आपका ना 19 पॉइंट आप बोल सकते हो 4 न्यूटन। तो रस्सी में टेंशन जो है वो आपका हो गया 19.4 न्यूटन। अब इसे केजी वेट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, इसे 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 1.94 केजी वेट, है ना। उस 1.94 का कितना, उस केजी का कितना वेट होता, 19.4 न्यूटन होता, तो देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले